नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलशाद। जब हम किसी बैंक, सरकारी दफ्तर या किसी और जगह पर किसी काम से लाइन में लगे होते हैं और अपने दस्तखत हमें करने होते हैं और उसी लाइन में अपने आगे किसी व्यक्ति को या महिला को अंगूठा लगाते देखते हैं तो दिल में एक सवाल आता है कि आज के आधुनिक जमाने में भी अंगूठा लगाने वाले लोग हमें मिल जाते हैं। फिर जवाब भी दिल से ही आता है कि छोड़ो, ये पहले जमाने के लोग हैं, तब नहीं पढ़ा होगा, मगर अब तो जमाना बदल गया है, हर कोई पढ़ लिख रहा है। मगर क्या ये सच है कि हर कोई पढ़ रहा है? क्या फैक्ट्रियों, दुकानों, ढाबों पर हमें छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करते नहीं दिखते? क्या दिव्यांग होने या अपने परिवार के दूसरे भाई बहन को 2 वक्त की रोटी खिलाने को छोटे बच्चों से लेकर बड़े लड़के तक पढ़ाई छोड़कर पैसा नहीं कमाते? हाँ, ये बात सच है कि आज पढ़ाई को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। हम आप में से ऐसे कई लोग हैं जो अपने शौक को मारकर, अपने पेट को काटकर बच्चे को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, मगर इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि बड़ी तादाद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या तो स्कूल पहुंच नहीं पाते या पहुंचते तो हैं लेकिन छोड़ देते हैं। इसी को गंभीरता से लेते हुए शारदा स्कूल हर दिन आए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका मकसद हर बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना, फिर उसका ठहराव यानी उसे लगातार पढ़ाते रहना सुनिश्चित किया जा सके। क्या है ये अभियान, क्या कुछ होगा इसके फायदे, इसे जानने के लिए आज स्टूडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में ललिता प्रदीप जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर बेसिक शिक्षा विभाग। इसके अलावा खालिद चौधरी जी, आप क्षेत्रीय प्रबंधक एक्शन और एसोसिएशन के हैं। इसके अलावा ऋतिक पात्रा जी, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, आप यूनिसेफ से हैं, आपके जाने पहचाने, और आप सबका हमारे कार्यक्रम में चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ललिता जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि ये अभियान शारदा स्कूल हर दिन आए, ये जो अभियान है हमने इसके बारे में बताया, आप शुरू में अपने शब्दों में जरा इसको समझा दीजिए कि ये अभियान आखिर है क्या। शारदा, जैसा कि हमारे एंकर ने कहा कि हर दिन स्कूल आएं, ये बच्चों के लिए संदेश है। इस कार्यक्रम में जो टैगलाइन की तरह है कि उन्हें हर दिन स्कूल आना है, और इस पूरी प्रक्रिया में हमें उन बच्चों की भी चिंता कर। इस कार्यक्रम की शुरुआत माह फरवरी से की गई है ताकि माह फरवरी में बच्चों का चिन्हांकन कर लिया जाए और अप्रैल में फिर इनका प्रवेश किया जाए। तो पहले भी ये कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें स्कूल चलो अभियान के नाम से आप सारे लोग परिचित हैं कि इस कार्यक्रम को हम लोग जानते हैं। और उससे पहले विद्यालयों में हर शैक्षिक सत्र से पहले डोर टू डोर सर्वे होता था। उस डोर टू डोर सर्वे का भी मकसद ये होता था कि कोई भी बच्चा इस उम्र का अगर घर में है तो उसे स्कूल तक लाया जाए, एक वो प्रक्रिया अपनाई जाती थी। अभी जैसा कि खालिद साहब ये भी कह रहे थे कि पुराने जमाने और नए जमाने तकनीक है बहुत सारी, तो इस बार शारदा में एक तरह से तकनीक का बड़ा वृहद प्रयोग भी किया गया है, और बच्चों का जो चिन्हांकन और नामांकन का पहला चरण अभी फरवरी में प्रारंभ हुआ है, इनमें उन सारे बच्चों का नाम, उनका पहचान एक पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है, और इन बच्चों को प्रथम चरण में इन्हें प्रवेश किया जाएगा। अभी बहुत सारी बातें हमें आपसे समझनी है, क्योंकि ये जो बात आपने कही है ये जाहिर सी बात है, बिना तकनीक, क्योंकि तकनीक का जमाना है, उसके बिना तो ये संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर ये प्रोग्राम कैसे अलग हम समझेंगे आपसे, लेकिन ये शुरुआती दौर है तो हम चाह रहे हैं कि मोटे तौर पर समझ सकें। जो आपने समझाया उसे हमने गौर से सुना। खालिद साहब, जो अभी ललिता मैडम ने बताया वो हमने गौर से सुना और समझा उसको, लेकिन आपके शब्दों में आप हमें बताइए कि शारदा हर दिन स्कूल आए, ये प्रोग्राम आखिर है क्या, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अनोखी पहल है। जैसे मैम ने भी बताया कि पहले बच्चों का आइडेंटिफिकेशन होता था, बच्चों को आउट ऑफ स्कूल के ऊपर खास तौर से काम कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में लाने के लिए पहले भी काम होता था। बट इस साल सरकार ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय किया है कि जो हर एक 6 से 14 साल का जो बच्चा है वो स्कूल से बाहर है, स्कूल को पहले उसको आइडेंटिफिकेशन, चिन्हांकन होगा, फिर उसको स्कूल में लाया जाएगा, फिर वो बच्चा कैसे ठहराव उसका सुनिश्चित किया जाए, उसको लेके पूरा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। टीचर से लेके स्कूल के टीचर से लेके इस राज्य तक स्कूल के टीचर्स हैं, एनपीआरसी हैं, ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे सारे लोग मिलके, और उसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं, खासतौर से एक्शन एड एसोसिएशन, यूनिसेफ मिलके इस पूरे कार्यक्रम को मदद कर रही हैं। और दूसरा है कि जो एसएमसी है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है कि एसएमसी, ये जो पूरा चिन्हांकन होगा उसमें एसएमसी एक महत्वपूर्ण भूमिका और पंचायत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इस पूरे चिन्हांकन में। और चिन्हांकन होने के बाद उनका असेसमेंट होगा, असेसमेंट के होने के बाद फिर उनको स्कूल में लाया जाएगा, और वो स्कूल में लाने के बाद वो ठहराव उनका सुनिश्चित हो सके, उसके लिए एसएमसी और पंचायत मिलकर उसके लिए प्लान बना के पूरा सुनिश्चित आयोजन करेंगे, जिससे बच्चे स्कूल में ठहराव हो सके, बच्चे को स्कूल में ठहराव हो सके। यानी जो बात हम समझ पाए हैं वो ये कि अभी जो प्रोग्राम चलते थे, ऋत्विक जी हम आपके पास आना चाहेंगे, जो प्रोग्राम चलते थे चलते हैं, उन प्रोग्रामों में ये है कि प्रोग्राम तो चलते रहते हैं, लेकिन बच्चों को ठहराव कैसे, क्योंकि दोनों लोगों ने, चाहे वो एक्शन एंड एसोसिएशन के जो हमारे खालिद साहब हैं क्षेत्रीय प्रबंधक, उन्होंने ये बात कही हो, या ललिता मैडम ने ये बात पे ज्यादा जोर देते दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में ही ज्यादा, तो क्योंकि जो कुछ अंदर होता है वो बाहर सबसे पहले आता है। तो दोनों लोगों की कोशिश शुरू में ये है, ठहराव के बारे में ज्यादा ये लोग बात कर रहे हैं कि ठहराव ज्यादा होना चाहिए। आपके हिसाब से जो ये कार्यक्रम है, शारदा हर दिन स्कूल आए, ये कार्यक्रम की क्या जरूरत है, किस तरह की जरूरत है और कितना काम आएगा ये कार्यक्रम? देखिए, बात तो कुछ ललिता जी ने बताए हैं और कुछ खालिद ने बताए हैं, पर मैं इसको थोड़ा संबंधित तरीके से बताना चाहूँ। स्कूल हर दिन आए ये प्रोग्राम है, और स्कूल से एस लिया गया है, हर से HAR लिया गया है, और दिन से D लिया गया है, और आय से A लिया गया है, इससे शारदा बना। तो इस बात पे उत्तर प्रदेश शासन ने जोर दिए हैं कि अटेंडेंस बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में शायद नेवर एनरोल्ड बच्चे जो होते हैं उनका संख्या उतना ज्यादा नहीं रह गया, पर जो ड्रॉप आउट का संख्या है वो भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक जो ड्रॉप आउट का मात्रा है वो उत्तर प्रदेश से है। अच्छा। तो अगर हमें ड्रॉप आउट को रोकना है तो बच्चों को हर दिन स्कूल आना है, तो वो बच्चों के लिए संदेश है, माता पिता के लिए संदेश है, टीचरों के लिए संदेश है, और खालिद भाई जैसे ने बताया ये SMC के लिए भी एक संदेश है। तो इस कार्यक्रम में पहला तो ये है कि इसका चिन्हांकन हो, उसके बाद उसका मूल्यांकन हो, उसके बाद उसका नामांकन हो, फिर उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, और स्कूल में उसका ठहराव सुनिश्चित किया जाए। तो 5 अलग अलग स्टेप है, और हर एक स्टेप में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा भूमिका, जैसे ललिता जी ने बताया है। ठीक है। और ये करते हुए मैं एक बात और मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, क्योंकि ये ड्रॉप आउट का जो मुद्दा है हमारे टीचरों के लिए खास करके एक नया मुद्दा है, क्योंकि 2018 तक ड्रॉप आउट का कोई परिभाषा उत्तर प्रदेश में था नहीं। अच्छा। तो 2018 के जून में हमने परिभाषा बनाया। अभी तक सारे टीचर ड्रॉप आउट के परिभाषा को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना उनको नहीं आ पा रहा है। तो ये बड़ा चैलेंज है कि हर एक टीचर समझे। जैसे बहुत सारे मैं जब गांव में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, जिलों में जाता हूँ, तो पूछते हैं क्या बच्चे का नाम काट दे फिर जोड़ेंगे, क्या मेरे रजिस्टर में बच्चा है तो कैसे मैं उसको ड्रॉप आउट कह दूं? ये सारे मतलब उनको समझना है कि ड्रॉप आउट का मतलब नाम काटना या जोड़ना नहीं है। ड्रॉप आउट का मतलब उनको वापस लाना है। नाम तुम्हारा रहे ना रहे, काटे ना काटे, पर उनको उनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिए उसको ड्रॉप आउट घोषणा करना बहुत जरूरी है, विशेष प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, और लगातार स्कूल आए उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। उसका बंदोबस्त करना जरूरी है। और ये सही बात है कि ड्रॉप आउट की जो परिभाषा है वो भी समझना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। आपके कार्यक्रम में आज हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आप जैसे मेहमान आ जाएं तो ये मौके बार बार नहीं आते जब आप जैसे लोग इकट्ठा हों और हम बता सकें लोगों को। तो ललिता जी, अब सबसे बड़ी बात जो अब तक निकल के आई है वो ये कि आप लोग इस कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, और ऋत्विक जी ने बहुत अच्छे से बताया कि पूरी स्पेलिंग अलग करके बताई कैसे शारदा बना है कि स्कूल हर दिन आए, किस तरह से कैसे बना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह से ये अभियान दूसरे अभियानों से अलग है, जो आप कहना चाह रही थी, मैंने आपको उस वक्त रोका था, किस तरह से अभियान दूसरे अभियानों से अलग है? आप जो कुछ कहना चाहें इसके बारे में बताएं। ये अभियान मैं कहूँगी कि हमेशा जो स्कूल चलो अभियान चलता था उसका भी लक्ष्य ग्रुप यही होता था, लेकिन इस बार जो स्ट्रेटेजी है हमारी, जो मेथोडोलॉजी है, उसे बहुत रिफाइन किया गया है और बहुत टारगेट ओरिएंटेड किया गया है। अच्छा। तो अभी हम बच्चों का चिन्हांकन नामांकन पहले भी होता था, पर अभी जब बच्चे का चिन्हांकन नामांकन हो रहा है तो उसका डेटा पूरी तरह से सेंट्रली प्रिजर्व रहेगा, और उस बच्चे को कभी भी कहीं भी लोकेट किया जा सकता है। तो जैसे वो ड्रॉप आउट की बात आई, ड्रॉप आउट बड़ा अहम एक टर्म है शिक्षा में। बच्चे स्कूल आते तो हैं, शुरुआती दौर में जो प्रयास होते हैं उससे उनका नामांकन हो जाता है, स्कूलों में पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जैसे आप स्कूलों में जाएं तो पता चलेगा कि साहब आज ये मेला है तो बच्चा नहीं आया, तो आज ये फसल कट रही है ना, एक बड़ा बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर ये जो कारण हैं वो उस पर असर भी डालते हैं, लेकिन
प्रतिबद्धता ये है कि हर बच्चा स्कूल में आए। तो इस कार्यक्रम के जरिए और ड्रॉप आउट की वो जो परिभाषा है कि 45 दिन अगर बच्चा नहीं आता है तब वो ड्रॉप आउट की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन इस बीच जो हेडमास्टर है, टीचर है, उसे उस बच्चे को वापस लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये अभियान इस तरह से डिफरेंट हुआ कि पहले एक हमारे पास बड़ा ऑथेंटिक सोर्स की तरह ये बन के आया है कि बच्चे का हम आइडेंटिफिकेशन करें। इससे पहले जब हम डोर टू डोर सर्वे करते थे और जो हमारे नतीजे निकलते थे कभी नामांकित ना हुए बच्चों का, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिसको हम कहते हैं, तो उनकी संख्या कभी कभी इतनी बोलें कि ऐसी होती थी कि जिसे बहुत दावे के साथ कह पाना बड़ा मुश्किल होता था कि वाकई यही संख्या है या इससे अधिक संख्या हो सकती है या कम हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं जो अविश्वसनीयता का पुट था वो उस संख्या में हुआ करता था। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि शारदा अभियान में ये इस तरह के जो संदेह हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी ये अभियान शुरू हुआ है और लगभग जो 20-21 जिलों के आंकड़े हमारे पास अभी आए हैं, 45 से 46 हजार बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अच्छा। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा अभियान है क्योंकि हमें ये पता होता है, हम इसे पहले पंजीकृत कर लेते हैं कि ये हमारा लक्ष्य समूह है और इसी बच्चे को हमें स्कूल लाना है। तो आपको बहुत निश्चित रूप से ये जानकारी होती है, टीचर बिल्कुल क्लियर होता है कि उसके क्षेत्र का ये 1, 2, 3, 4, 10 बच्चा है जिसे उसे स्कूल लाना है और पूरे वर्ष। ठीक है ललिता जी, आपने बहुत कुछ किया है, जाहिर दिखाई पड़ रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है और वही सब आप बताना चाहती भी है जल्दी से जल्दी, लेकिन हमारे पास समय की बाध्यता होती है, हमें लगातार आगे भी चलना है। इसलिए जो मेन बात थी वो जो आपसे हमने समझने की कोशिश की, प्रोग्राम अलग इस तरह से ये है। इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी खासियत है जो नजर आती है वो ये कि इस कार्यक्रम में, जैसे हमने ऋत्विक जी से भी समझ पाया इस बात को, कि इसमें ये कोशिश हो रही है कि चिन्हांकन जो है वो कायदे से हो जाए ताकि कम से कम ये हो पाए कि कितनी एक्चुअल संख्या है, जो फिगर्स हैं वो कैसे आ पा रहे हैं। खालिद जी, एक बात है और जो हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, हमको दिखाई पड़ते हैं, अगर आप कभी उनको सुने तो वो अक्सर ये बात कहते हैं कि एक भावना है हमारे यहाँ जो चलती रहती है, चलते रहने की, ये सब चलता है। एक तो ये, और दूसरा ये कि मेरा क्या और मुझे क्या, ये भावना अक्सर रहती है। आज जो हम एक श्रेणी देखते हैं बच्चों के स्कूल ना पहुंचने की, तो 2 तरह की श्रेणी हमें दिखाई पड़ती है। एक तो वो जो कभी स्कूल गए ही नहीं, उसकी वजह बहुत सारी हैं, अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे, और एक ये कि जो स्कूल गए लेकिन ड्रॉप आउट हो गए, जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं। क्या एक्शन प्लान, चूंकि आप क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, क्या एक्शन प्लान बनाया है आपने दोनों श्रेणी को टारगेट करने के लिए, ताकि दोनों तरह के लोग, एक तो ड्रॉप आउट की आप बात कर रहे हैं, दूसरा जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, उन्हें कैसे लेकर आ पाएंगे? तो सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो कभी स्कूल नहीं गए हैं उनका पहले चिन्हांकन एक बार हो जाए। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो खासतौर से भट्टों पे जाते हैं, पलायन करते हैं, बाल मजदूरी में काम करते हैं। आपने शहरों में देखा होगा कि बहुत सारे सड़कों पे बच्चे भीख मांगते हुए आपको दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। चाइल्ड लेबर बैन है, मगर फिर भी देश की हकीकत है कि बच्चे बहुत सारे कामों में हैं। और अगर हम गाँव में देखें तो बहुत सारे खेती में काम करते हैं, खेती में अपने परिवार के साथ हाथ बटाते हैं। तो ऐसे, और खासतौर से जो लड़कियां हैं, जो 11, 12, 13 साल की लड़कियां हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल करने के लिए घरों में रह, उनको मजबूरी है क्योंकि उनके माँ बाप पलायन करते हैं या फिर मजदूरी करने जाते हैं। तो ऐसी लड़कियां हैं बहुत सारी जो अपने छोटे भाई बहन या घर का काम करती हैं। तो ऐसे बच्चे जो हमने हॉट स्पॉट हैं, जो अलग अलग, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, जैसे बुंदेलखंड है, तो वहां पे सूखा पड़ता है हर साल। सूखे की वजह से बहुत सारे पलायन होता है। अगर हम तराई की पूरी बेल्ट में देखेंगे तो हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ की वजह से हर 3-4 महीने बच्चों का शिक्षा पर नुकसान होता है, या फिर बच्चे पलायन करते हैं या फिर कटान में चले जाते हैं, तो वो स्कूलों में पानी भर जाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। पश्चिम में, पूर्वांचल में देखें तो ईंट भट्टे बहुत सारे जहाँ पे बच्चे पलायन करते हैं। तो ऐसे हॉट स्पॉट, ऐसे ही वेस्ट में जो है गन्ने की छिलाई में, गन्ने के सीजन में बहुत सारे बच्चे, और गेहूं का भी कटाई शुरू होगा तो सिल्ला बीनने का काम बच्चे करते हैं गाँव में।
तो ये सारे बच्चे जो स्कूल या तो गए नहीं है बिल्कुल, या स्कूल में नाम लिखा है बट नहीं जा रहे हैं, रेगुलर या ड्रॉप आउट हो गए, तो ये 2-3 कैटेगरी के बच्चों को पहले हम चिन्हांकन करें। अब फिर हर एक बच्चे का एक प्लान हमें बनाना है एसएमसी और पंचायत के साथ मिलके कि ये बच्चा स्कूल अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, और उसके लिए हम एक एक बच्चे को टारगेट करके उसको सुनिश्चित करेंगे कि वो बच्चा स्कूल में जाए और रेगुलर जाए। ये बात बहुत सही है। ऋत्विक जी, एक बात अभी खालिद जी की बात से निकल के आई, और ये बात हम देखते हैं, लेकिन हम तो शहरों में जब हम देखते हैं, खासकर अगर हम अपने आसपास देखते हैं, तो हमको बड़ी तादाद में ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं, हमारे दर्शक में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना पेट काट कर फीस भरते हैं बच्चों की। यहाँ तक हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों से पूछो, कहते हैं यार रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, बच्चे की फीस जमा करनी है, महंगा पड़ जाएगा। क्या ऐसा भी है, चूंकि हमें यहाँ पे आपके अनुभव की जरूरत है, क्या ऐसा भी है जैसा खालिद जी बता रहे हैं कि अपने फायदे के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते? ऐसे भी माँ बाप हैं जो केवल अपने फायदे के लिए बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते? मैं फायदा नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा मजबूरी। अच्छा। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ 7 महीने के लिए ईंट भट्टे में जा रहे हैं, वो उसकी मजबूरी है, फायदा नहीं है। वो एक तरीके से देखा जाए तो बंधुआ मजदूर है, एक तरीके से देखा जाए तो। सिमिलरली जो बच्चा ढाबे में काम कर रहे हैं, थोड़ी प्रोग्राम के पहले आप बात कर रहे थे कि उनके परिवार को उसको देखना है, ठीक है, तो उसके लिए मजबूरी है। मैं फायदा का बात नहीं करूंगा। और कुछ चीजें मैं यहाँ पर शारदा को लेके कहना चाहता हूँ, जो आप पूछ रहे थे, ललिता जी ने बताए कुछ चीजें कि क्या अंतर है। ये अंतर समझना खास करके हमारे जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल्स, हमारे एसएमसी मेंबर्स, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। हम पिछले 13-14 दिन में कोशिश किए कि एक्शनएड एसोसिएशन, यूनिसेफ और सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, हम लोग 75 जिले में पहुंचे और करीबन 9000 एनपीआरसी, मतलब जो टीचर हेडमास्टर से अपर प्राइमरी स्कूल के, और बीओज, एबीआरसीज, एमआईएस कोऑर्डिनेटर, बीएसए, सबसे बात किए। 13 दिन के अंदर पूरा 75 जिले हम लोग पहुंचे और बात किया। ठीक है। और वहां पर एक सवाल मैं उनको करता था, जो क्योंकि ड्रॉप आउट बड़ा कि शारदा के साथ क्या अंतर है ना, शारदा और पीछे जो हम सर्वे करते, पहली बात तो पीछे सारे सर्वे परियोजना करता था, शिक्षा विभाग करते थे, ये उत्तर प्रदेश शासन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, पहले सर्वे में हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को जोड़ते नहीं थे, ये इसमें हम आईसीडीएस, लेबर डिपार्टमेंट्स, उनको भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा, पहले हम इस काम को करने के लिए कोई पुरस्कार या कोई सम्मान नहीं देते थे। अब हम कह रहे हैं कि हर एक स्कूल को जो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट एवं निवारण बच्चे निकाल के लाएंगे, उनको विशेष प्रशिक्षण देंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, हर एक ब्लॉक को पुरस्कृत किया जाएगा। तो अभी नंबर से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि ये नंबर हमें नहीं निकाल के लाएंगे, तब तक हम उनको विशेष प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे और आयु संगत एडमिशन नहीं कर पाएंगे। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, तो टीचर लोग बोलते हैं हम जिम्मेदार हैं अगर नहीं सीख पाए तो फिर मैं बोलता हूँ, अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि आपके विद्यालय में बच्चा, आपने किसी बच्चे को बोले हैं कि कल से तुम नहीं आना? बोले नहीं। कभी बोले हैं कि तुम कभी कभी आना, हर दिन नहीं आना? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं। कभी किसी बच्चे को बोले हो कि तुम स्कूल नहीं आना, तुम स्कूल के बाहर ही रहना? बोले नहीं। तो क्यों आप लोग इस बात पे डरते हो कि आउटर स्कूल का नंबर होगा मतलब मेरे सेवी क्षेत्र में, तो मेरा जिम्मेदारी है, मेरा दोष है, मेरा इस दोष को मैं इतने सारे बातें इसलिए कहा, ये जो एक अनुभव है टीचरों में या सोच है कि ये मेरा नाकामयाबी है कि मेरे सेवी क्षेत्र में आउटर स्कूल बच्चा है, उस डर को हटाने के लिए शारदा ने बहुत बड़ा कि ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम बच्चे को लाओगे वापस और उनको ठहराव सुनिश्चित करोगे तो तुमको पुरस्कृत किया जाएगा। नंबर से डरो मत, हर एक बच्चा जो ऐसा है, वो ड्रॉप आउट हो या निवारण हो, उसको शारदा के तहत जो है सम्मानित किया जाएगा। ऐसे स्कूलों को जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाएंगे, हर एक ब्लॉक को सम्मानित किया जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाएंगे। हर एक जिले, जो एक डिवीजन के अंदर जो जिला सबसे अच्छा काम करेगा इस मामले में, सबसे ज्यादा बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है उनको चिन्हांकन करेंगे, पंजीकृत करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, नामांकन करेंगे और विशेष प्रशिक्षण देंगे और ठहराव निश्चित करेंगे। ऐसे जिलों को सम्मान किया जाएगा। तो मैं मानता हूं ये सबसे बड़ा एक जो परिवर्तन पिछले सर्वे से और शारदा का सर्वे है, ये है कि हम अभी एक ललिता जी ने बताया है कि नंबर में नहीं खेलेंगे, अभी एक एक बच्चों को मॉनिटर करेंगे कि उसको क्या मिला। दूसरा, जितने बच्चे हैं और निकाल के लाएंगे उतने बच्चे के हिसाब से जो काम हमारे लोगों ने करेंगे, टीचर्स, एसएमसी मेंबर्स, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको सम्मानित किया जाएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात जो सारी बातों से निकल के आती है वो ये कि जो मेंबर्स की बात है कि भाई आपने तैयारी की कोशिश की,
जो हमारे अध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं या शिक्षा मित्र हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो इस बात को समझ रहे होंगे, जैसे कि आपने बताया कि जिम्मेदारी लेने से अगर पीछे हटेंगे या डरेंगे तो सफलता इसकी मुमकिन नहीं है। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जैसा आपने बताया कि जब आपने उनसे एक सवाल पूछा और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हाँ भाई इसका जिम्मेदार मैं हूं, अगर नहीं सीख रहा तो अगर वो स्कूल नहीं आ रहा उसका जिम्मेदार कौन है, उनको लेनी पड़ेगी। अगर ये होता है तो हमको अनुभव उसका अलग नजर आएगा। अब ललिता जी का अनुभव यहाँ पर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चरण चल रहा है हमारा, और जैसा हमारी जानकारी में है कि पहला चरण आपका जो है वो 1 फरवरी से चल रहा है और ये 30 मार्च तक चलेगा, जैसा हमारी जानकारी में है। तो ये जो आपका ये जो पहला चरण है, इसमें जो आपके अनुभव रहे, जिसको आप बताना चाह रही थी कि हमारे इतना रजिस्ट्रेशन हुए थे, नामांकन हुए थे, चिन्हांकन हुए, जो आप बताना चाह रही थी वो सब आप बताइए, अपने अनुभव को शेयर कीजिए और बताइए अब तक का आपका जो अनुभव है शारदा का अभियान का वो कैसा रहा। जैसे अभी आप इतनी बातचीत से ये चीज़ निकल के आ ही रही है कि बहुत ही लक्ष्यबद्ध होकर इसमें कार्य किया जा रहा है। तो इसमें शुरुआती दौर में जो इतने हमारे जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने वीसी के माध्यम से पूरा इस बारे में जानकारी दी। ये भी एक तरह से प्रतिबद्धता का एक सैंपल है कि आपके विभाग का सर्वोच्च अधिकारी एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है और उस बात को फर्स्ट हैंड वो पहुंचा रहा है। तो एक ओरिएंटेशन वीसी के माध्यम से सारे अधिकारियों का किया गया और जनपद स्तर पर भी, और जिस तरह से अभी पात्रा जी ने बताया कि जनपद स्तर पर हर फंक्शनरी इसमें आ रहा है जी। तो एक सबसे पहली बात यह हुई कि हर कोई प्रशिक्षित किया जा रहा है और हर कोई इस कार्यक्रम को लेके ओरिएंट उसे किया जा रहा है। तो ओरिएंटेशन के बाद जाहिर सी बात है कि आप जब अपने विषय को ज्यादा अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि ज्यादातर अनुभव ये होता है कि जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको पूरी तरह से लोग पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और खासतौर से जिन तिथियों में काम करने को कहा जाता है वहां पर वो पिकअप नहीं कर पाता है। पर ये कार्यक्रम बहुत पहले से इसे बहुत ही सुनियोजित ढंग से चलाया जा रहा है। तो इसमें ओरिएंटेशन किया गया है और उसके बाद जनपदों में कार्य हो रहा है। पोर्टल पर भी इसकी एंट्री की जा रही है। तो अभी मैं पिछले एक सप्ताह से मैं खासतौर से इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में मुझे लगाया गया है। तो मैंने देखा है कि 20-21 जिलों में, जनपदों में, जिसमें एक संख्या मुझे लखीमपुर खीरी की याद आ रही है कि अभी उनकी संख्या 12,000 से ऊपर के आ गई है। मतलब ये एक ऐसी फिगर है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि किसी जनपद में इतनी संख्या अभी प्रथम चरण में ही आ रही है। तो हमें इस बात की उम्मीद जागती है कि संभवतः हम बहुत अच्छी तरह से सही ढंग से इस दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा जो एक मोटिवेशन का पार्ट है कि ये समाज का हर अंग शायद इसके लिए जिम्मेदार है अगर बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। ये अलग बात है कि शिक्षक की विशेष रूप से जिम्मेदारी होती है, उसे अपने आसपास का क्षेत्र देखना होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मोटिवेशन का पुरस्कार की योजना डाली गई है उससे शिक्षकों में उत्साह है और शिक्षकों को ये लग रहा है कि वो इसके लिए दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एलिमेंट है जिसके कारण मैं देख रही हूँ कि शिक्षकों में उत्साह है और जो हमारे जनपद स्तर पर कार्य हो रहा है वो काफी उत्साहपूर्ण इसके नतीजे आने की हमें संभावना है। हम अलग से समझेंगे इस बात हो, चूंकि ये प्रोत्साहन वाली बात मामूली नहीं है, इसके पहले ये हुई नहीं, जैसे ऋत्विक जी ने कहा, तो ये बात हम अलग से समझेंगे। लेकिन अच्छा ये लगा ये जान के कि पहले चरण की जो कामयाबी आपने बताई, और अच्छा ये लगा कि आप मॉनिटरिंग कर रही हैं। आपको ऐसे ही ज़बानी अगर याद है कि एक जिले का नाम आप ले रही हैं कि लखीमपुर खीरी में इतनी संख्या हो गई, 12,000 की संख्या आप जो भी बता रही हैं, तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो जाहिर सी बात है कार्यक्रम की मॉनिटरिंग अच्छे से हो रही है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। खालिद जी आपके पास आएंगे, अगर इस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, इस तरह की समझ के पूरा काम किया जा रहा है, तो जो इसका दूसरा चरण है, जो जानकारी हमारे पास है कि वो 21 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। तो ये जो प्रथम चरण में जो अनुभव सामने आएंगे, जैसे कि अभी खुद ललिता जी ने बताया, तो उससे क्या बेनिफिट आप लेंगे और उसके बाद जो बेनिफिट आते हैं उसके परिणाम अच्छे आते हैं या कम रह जाते हैं, कुछ कमी रह जाती है, कैसे उसे पूरा करें ताकि दूसरा चरण और बेहतर आप कर सकें? जी, इसमें जो एक और बात मैं कहने वाला था कि इसमें पूरा जो लोकल लेवल पे जो टीचर्स का पूरा एटीट्यूड का जो बदलाव है, पहले होता था कि हाँ हम ज्यादा बच्चे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जैसे सर्वे मैम भी बता रही थी कि पिछले सालों में भी सर्वे होते रहे हैं, हाउस होल्ड सर्वे हुए हैं आउट ऑफ स्कूल को लेके, मगर पिछले सर्वे
वो के मुकाबले इस बार जो है पूरा जो एटीट्यूड का चेंज है टीचर्स में कि हाँ हमें अगर हम ज्यादा बच्चे निकालेंगे या ज्यादा बच्चे अगर चिन्हांकन होंगे तो हमारे ऊपर कोई ना कार्रवाई होगी ना ही कोई किसी तरह से दंड का प्रावधान नहीं है, बल्कि उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो वो एक काफी पॉजिटिव एटीट्यूड सारे टीचर्स में है, सारे एसएमसीज मिलके काम कर रहे हैं, पंचायत उनको मिलके कर रहे हैं। तो पहले फेज में हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जितने भी बच्चे बाहर हैं स्कूल के, वो चिन्हांकन हो जाएं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है छूट जाएं, किसी वजह से छूट जाएंगे, चाहे वो वर्क साइट पे हैं या कहीं फैक्ट्रीज में हैं या पलायन कर गए हैं। तो ऐसे बच्चे जो पहले फेज में छूटेंगे तो उनको दूसरे फेज में चिन्हांकन करने का, क्योंकि अभी ये पलायन गेहूं की कटाई का सीजन है या पलायन का सीजन है, भट्टों में काम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे भट्टों में होंगे। तो जो बच्चे पहले फेज में छूटेंगे, अलग अलग जगहों में काम कर रहे होंगे, उनको दूसरे फेज में जरूर चिन्हांकन किया जाएगा। और बल्कि हमको तो लगता है इसकी जरूरत ये है कि प्रतिवर्ष इस तरह का अभियान चलता रहना चाहिए, ताकि जो है जो रह जाए। क्या ऐसा भी कार्यक्रम है कि इसको लगातार? देखिए, इससे पहले स्कूलों में हमेशा सीधे प्रवेश होते थे। ये पहली बार ऐसा है कि उनको रजिस्टर पहले किया जा रहा है और उसके बाद उनके प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो एक तरह से मेंटल ओरिएंटेशन, एटीट्यूडनल चेंज इसमें बहुत ही अच्छी तरह से शामिल किया गया, बहुत अच्छी तरीके से शामिल किया गया। ऋत्विक जी आपके पास आते हैं, वही बात आपकी लेके आते हैं जो हमने एग्जिट किया। गरीबी बहुत बड़ी वजह होती है, वाकई में गरीबी जो बहुत बड़ी वजह होती है। हम लोग तो अच्छे स्टूडियो में बैठ के एसी स्टूडियो में बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर जब आप गाँव जाते होंगे, आप देखते होंगे, एक बड़ी वजह होती है। हमने बताया कि वो लोग जिम्मेदार हैं, अगर कोई माँ बाप है नहीं भेज रहा है तो जिम्मेदारी कौन है? आपने कहा मजबूरी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अपना होटल में काम करते हैं या घर के अंदर उसके भाई बहन छोटे हैं, उनका पेट पालने के लिए काम करते हैं, तो जिसके माँ बाप जीवित हैं वो तो समझ में आता है सामने कि वो सामने दिखाई पड़ रहा है कि उसके माँ बाप जीवित हैं, उसके बाद भी वो अपने बच्चे को भेज रहा है, चाहे वो कारखाने भेज रहा है, कहीं भेज रहा है। जिसके माँ बाप जीवित नहीं है तो समझ में आता है कि हाँ ये करने के लिए मजबूर है, उसकी मजबूरी समझ में आती है। क्या ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए या ऐसी कोई समस्या का हल होना चाहिए ताकि अगर जो मजबूरी जिनको आप बता रहे हैं उनकी मजबूरी कुछ समाधान हो सके और वो अपने बच्चे को कहें हाँ भैया हमारे बच्चे को भी स्कूल लेके जाओ, ये ले जाना जरूरी है, और वो अपने बच्चे को खुशी से स्कूल भेज सके, उस मजबूरी को वो खत्म कर सके जिस मजबूरी का आपने जिक्र किया? देखिए, मैं जब मैंने पूरा ये इनिशिएटिव लिया था कि सारे जिलों में पहुंचा जाए, और ललिता जी ने बहुत अच्छा बताया कि लोग पढ़ते ही नहीं है, आदेश तो गया पर उसको पढ़े तब ना करेंगे, तो पढ़ाना भी एक जिम्मेदारी था। तो उसमें हम लोगों ने ये बात किया है, और ठहराव इस पूरा इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हर दिन स्कूल आना। तो लोगों को मैंने ये हर जगह में मैंने पूछा कि अब बीओ साहब आपके ब्लॉक में 2 स्कूल ऐसे नहीं है जहां पर 90% से बच्चे ज्यादा जो है अटेंडेंस है? बोले हाँ है। बोले तो आप किसी और का क्यों इंतजार कर रहे हैं? मेरा इंतजार मत करिए, वही 2 स्कूल को बुलाइए। क्या वहां पर मजबूरी नहीं है? क्या वहां पर गरीबी नहीं है? क्या वहां पर जो है एसएमसी मेंबर ये नहीं है? तो आप उनको बुला के दूसरे 200 स्कूल को ट्रेनिंग दीजिए कि वो कैसे 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं, 0 आउट ऑफ स्कूल मेंटेन कर रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं कर पा रहे? तो आपके लोग, आप ही के लोगों को बताएं कि कैसे करें। कोई भी जिले, देखिए उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हम लोगों ने शुरू किया। मैं उत्तर प्रदेश शासन का बात कर रहा हूँ, पिछले 10-12 साल का मैं बात कर रहा हूँ। जो शुरू वहां पर हुआ है, बाकी राज्यों ने उसको फॉलो किया है। जैसे मान लीजिए मीना रेडियो हो गए, मीना मंच हो गए। हाँ, ये शारदा के कार्यक्रम है, ये 2 बार सर्वे। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोग्राम कि जो बच्चा, अभी खालिद ने बताया कि जो बच्चा मुझे फरवरी में नहीं मिलेगा, वो बच्चा मुझे जून में मिल जाएगा। जैसे कि जो मौसमी पलायन से ग्रसित बच्चे हैं, वो अभी ईट भट्टों में हैं, वो अभी नहीं मिलेंगे गांव में, पर उसको पकड़ेंगे हम जून में। तो यहाँ अब अगर हम अप्रैल में उसको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे पाए तो हम उसको जुलाई में दे पाएंगे। तो शासन का शारदा के अंदर यह है कि कोई भी बच्चे छूट ना पाए। इस चीज को हर एक टीचर समझे, हर एक एसएमसी मेंबर समझे, हर एक ग्राम प्रधान समझे, तभी जाके इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। मजबूरी है, मजबूरी के साथ साथ हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्कीम्स। अच्छा ऋत्विक जी, आपने सब लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से आपने बताया कि आप बात करते रहते हैं। क्या कभी आपने उन बच्चों से खुद बात की है जो किसी मजदूरी में काम कर रहे हो या किसी ढाबे में काम कर रहे हो, छोटे से हों, और आपने उनसे पूछा हो कि स्कूल जाने का तुम्हारा मन करता है, और उन्होंने कहा हाँ करता है लेकिन नहीं जा पाते? क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ? देखिए, अगर मैं जिले में 8 घंटा हूं किसी जिले में, तो 7 घंटा में बच्चों से बात करता हूँ, 1 घंटा में टीचरों से बात करता हूँ। तो ये मेरा मतलब डिवीजन है। तो देखिए, बच्चों से सबसे ज्यादा, इनफैक्ट बच्चों से मैंने जितना आउट ऑफ स्कूल के बारे में सीखा है वो मैंने अपने एक्सपर्ट से और अपने ट्रेनर से नहीं सीखा। बच्चे, हम उत्तर प्रदेश के, अभी भी एक बच्चे का उदाहरण मैं बहुत जगह में लेता हूँ, आरती करके थी संबल में।
वो मैं उसको लेक्चर दे रहा था पूरा क्लास 3 में बैठ के छोटे छोटे बच्चों को, हर दिन स्कूल आना क्यों जरूरी है। ये 3 साल पहले का मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्ची ने बोला कि आपको क्या पता है कि हमारे माँ बाप हमें स्कूल ना आने के लिए लालच देते हैं। तो मैंने बोला स्कूल ना आने के लिए लालच देते, मेरे को तो बड़ा धक्का लगा। मैंने बोला कैसे? बोले मेरे साथ आलू खोदने जाओगी तो मुझे नया कपड़ा लेके दूंगी। तो ये तो लालच हुआ ना सर। ये तो बेशक लालच हुआ। तो तुम क्या करते हो? मैं बोलती हूँ ना स्कूल जाऊंगा। तो बात जो माँ कह रही है उसका भी अपना मजबूरी है। शायद उनके घर में दूसरे कोई नहीं है उनको हेल्प करने के लिए आलू खोदने में, और वो अगर थोड़ा ज्यादा आलू खोदेगी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। एट द सेम टाइम जितने हमारे स्कीम्स है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, फैमिली वेलफेयर स्कीम्स है, लेबर रिलेटेड स्कीम्स है, वो सारे अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हो। बहुत सही पॉइंट आपने बताया है, बहुत सही पॉइंट बताया। जब तक ये नहीं होगा कि सब एक दिलशाद से सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं। नहीं बिल्कुल, मैं ये कहूंगा एक पॉइंट जो मैं बार बार कहता हूं कि लर्निंग पूरी जो है लर्निंग रिलेटेड जितने समस्या है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का समस्या है। आउट ऑफ स्कूल का समस्या सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का समस्या नहीं है। ये हमारे पूरे शासन का, पूरे समाज का, पूरे प्रदेश का समस्या है। यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लोग अगर हाथ नहीं बटाएगा, आउट ऑफ स्कूल का समस्या सिर्फ टीचर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऋत्विक जी, हम आपसे कहेंगे कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं, ऐसी स्कीमें चल रही हैं कि अब सीधे माँ बाप को भी, यहाँ तक किसानों के खाते में सीधे जब पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, सीधे सीधे मजदूरों को चिन्हित करके काम किया जा रहा है। जब इस बड़े बड़े लेवल पे काम होगा तो उम्मीद है कि जिस मजबूरी का जिक्र आप कर रहे हैं, माँ बाप जिस लालच की जिक्र कर रहे हैं या मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को खुद स्कूल छोड़ के आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम आगे बढ़ेंगे, समय हमारे पास कम है। ललिता जी, अब उस पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। जो सर्वे आप करवा रही हैं, तो ये सर्वे कितना विश्वसनीय हम माने, और कौन लोग हैं वो जो ये सर्वे कर रहे हैं कि वो सर्वे करके लाते हैं, उनको आप उनके सर्वे को आप विश्वसनीय मानती है? कौन कौन लोग सर्वे करते हैं? जहां तक विश्वसनीयता की बात है, मैं कहूंगी 100% विश्वसनीय है ये सर्वे। और इस सर्वे को करने वाले हमारे अपने विभाग के लोग हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी जो स्कूल के परिसर में है उनकी कार्यकर्त्री, और इस तरह से एक पूरे सिस्टम को एनर्जाइज किया गया है। तो इसलिए जो सर्वे होके आ रहा है उनकी विश्वसनीयता 100% है। जहां तक वो अभी ऋत्विक ने एक बड़ी अच्छी बात की ना कि ये समस्या समाज की समस्या है, उसको भी मैं कहूंगी कि शारदा के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है। क्योंकि इसमें पहली बार श्रम विभाग को और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग को संयुक्त किया गया है। क्यों जोड़ा गया है? उसके पीछे बहुत सारे आंगनवाड़ी के जो केंद्र हैं वो शिक्षा विभाग के परिसर में चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो 0 से 3 से 5 ईयर के बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं, उसके बाद वो हमारे लक्ष्य समूह में आ जाते हैं। तो उन बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं और उससे भी श्रम विभाग टैप करता है। तो ये भी एक अपनी तरह से ऐतिहासिक बात है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसे इंटीग्रेट किया गया है। और एक वो बहुत अच्छा विचार है जो अभी ऋत्विक जी कह रहे थे कि इन्हें अगर सरकारी स्कीम्स के साथ जोड़ा जाए तो संभवतः परिवार भी अपनी तरफ से उतना ही मोटिवेट होएगा जितना कि शिक्षा विभाग के इस समय फंक्शनरीज है हो रहा है। और ऐसा हो भी रहा है, और हमें विश्वास है इस बात का कि जो नया भारत बन रहा है, जो नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, उसमें इस तस्वीर बदलेगी। भले कुछ वक्त लगे। खालिद जी, आपके पास आते हैं। लेकिन ये जो दर्द है ये सब लोगों में रहता है। आम आदमी भी अगर देखता है किसी बच्चे को भीख मांगते हुए सड़क के किनारे कहीं किसी क्रॉसिंग पे खड़े हुए भीख मांगते देखता है, तो उसको भी लगता है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता। तो यही सवाल आपसे भी है कि ये जो ड्रॉप आउट है, तो आप किसे मानते हैं कि जो ड्रॉप आउट है वो क्या इसका कोई पैमाना आपने तय किया है कि किस बच्चे को आप ड्रॉप आउट मानते हैं, कि कितने दिन बच्चा स्कूल नहीं आया उसके बाद आप उसे ड्रॉप आउट मान लेंगे, और फिर ड्रॉप आउट मान के क्या उसे छोड़ देंगे या उसको कहीं से पकड़ने जाएंगे? जी, पहले उत्तर प्रदेश में कोई परिभाषा नहीं थी कि कौन बच्चा ड्रॉप आउट माना जाएगा। मगर इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिभाषित किया है कि जो बच्चा 45 दिन तक लगातार स्कूल से बाहर है वो ड्रॉप आउट माना जाएगा। अच्छा। तो हमारी परिभाषा में यही है कि जो 45 दिन तक लगातार बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है तो वो ड्रॉप आउट माना जाएगा। तो उसके लिए भी इस शारदा में पूरा एक डिटेल प्लान बनाया गया है कि अगर बच्चा 1 हफ्ते तक अगर स्कूल से बाहर है तो उसका टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उस परिवार को देखे कि हाँ बच्चा वो कहाँ है, और वो बच्चा फिर स्कूल में कैसे आएगा, फिर उसको ब्लॉक लेवल पे रिपोर्ट करे और फिर ब्लॉक से जिले में जाएगा। तो ये एक पूरा प्लान है, माइक्रो प्लान हम इसको बोलते हैं, कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं या ड्रॉप आउट हैं उन बच्चों के साथ उन बच्चों के पूरा प्लान करके उसको स्कूल में लाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। जी।
ठीक बात है, बिल्कुल। ऋत्विक जी, ये समस्या कहाँ ज्यादा है? क्योंकि आपने दोनों जगहों को देखा होगा, तो ये जो शहर की समस्या है, हम शहर में तो ये बात देखते हैं कि ड्रॉप आउट ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ हमको दिखाई पड़ता है कोई बच्चा भीख मांग रहा है, कोई दिखाई पड़ता है ढाबे में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो ये समस्या गाँव में ज्यादा आपको दिखाई पड़ती है या शहरों में है? कहाँ ज्यादा समस्या है? देखिए, ऑफकोर्स जो नेवर एनरोल्ड बच्चे या ड्रॉप आउट बच्चे हैं, शहर में शायद प्रतिशत आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा। खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शहरों में स्कूलों का अभाव है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और स्कूल का बहुत सारे सिटी है हमारे जहां पर एक स्कूल या 2 स्कूल है। लखनऊ में जैसे 38 वार्ड है जहां पर कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, टीचरों का भी कमी है शहर के स्कूलों में। तो ये समस्या शहर गांव को लेके देख सकते हैं। दूसरे, अगर आप ड्रॉप आउट का परसेंटेज देखेंगे, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, लड़का और लड़की का ड्रॉप आउट परसेंटेज प्राथमिक स्तर पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर जैसे ही आप उच्च प्राथमिक में पहुंच जाएंगे, लड़कियों का प्रतिशत बढ़ जाएगा। फिर आप अगर ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट अगर आप मान लीजिए 5%, उदाहरण दें 5%, पर अगर आप मुस्लिम बच्चे दूसरे बच्चों में देखेंगे, मुस्लिम बच्चे में ड्रॉप आउट का ज्यादा है, एससी बच्चे में ड्रॉप आउट हो जाए। तो हमें टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए हमारा कि कौन सा बच्चा हमारा है जो जिनके तादाद ड्रॉप आउट में ज्यादा है। शहरी जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। वो उस इशू को हैंडल करने के लिए जिस तरीके का कन्वर्जेंस होना चाहिए उस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब उसको बहुत कदम आगे चलना पड़ेगा उसको। शहरी वाला आपने इधर काम करना शुरू किया है और उधर शहरों में जो हमें दिखाई पड़ता है वो ये कि माँ बाप के लिए बड़ा आसान होता है कि वो कह देते हैं तुम काम करने जाओ, बच्चे से काम करके लाओगे तो 2 पैसे आएंगे, जैसे आपने बताया। लेकिन अगर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि ये समय कम आता है जब आप जैसे लोग इकट्ठा होते हैं और बात हो पाती है, अगर ऐसे कार्यक्रम सार्थक हो सके और ये कम से कम जिम्मेदारी हम ले सके कि अगर सरकार पूरी कोशिश कर रही है तो, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, वाकई में आप कह रहे हैं, समझना इतना आसान नहीं है। और ये तो जिम्मेदारी खुद माँ बाप की बनती, क्या करते हैं। ललिता जी आपके पास आते हैं और हम अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि ये तो एक देखने वाली बात है क्या होता है। लेकिन जैसे हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ यूपी में डिजिटाइजेशन पे खूब जोर दिया जा रहा है। आप ऐसा क्या कुछ कर रही हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि किस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं कि आप तकनीक के इस्तेमाल ऐसे कर सकें ताकि आपका प्रोग्राम ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर नतीजे दे सके? तकनीक का क्या इस्तेमाल आप कर रही हैं? मैं यहाँ पर दिलशाद ये कहना चाहूँगी कि विगत 4-5 वर्षों में शिक्षा में या यहाँ तक कहें कि 2007 ऑनवर्ड जो टीचर हमारे भर्ती होकर आए वो उनका तकनीकी के प्रति काफ़ी रुझान दिखाई देता है। और अभी हमने 2-3-4 सालों में जो वर्क किया है तो स्कूलों में हमारे जो टीचर हैं उनका सेल्फ मोटिवेशन पर उन्होंने तकनीक का प्रयोग अपने कक्ष में करना शुरू किया। और इस तरह से अब स्मार्ट स्कूल को हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। स्मार्ट टीचर्स को, वो टीचर्स जो आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं। अभी हमारे विभाग में कल एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें प्रदेश के 50 शिक्षक को आईसीटी तक आधारित वर्क करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है राज्य स्तर पर। तो इस तरह के कई सारे प्रयास होते हैं और शिक्षकों को उन्हें उनका ड्यू मिलता है, उनको रिकॉग्निशन मिलती है, उनको पहचान मिलती है। तो ऐसे विद्यालयों की एक तो हम सूची रख रहे हैं और ऐसे शिक्षकों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है, हाँ, जहाँ तकनीकी की बात आपने की, हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी क्यूआर कोड लगाया गया है। क्यूआर कोड का मतलब ये होता है कि जो अगर कोई लेसन 2 पढ़ा रहा है, सपोज वायुमंडल से संबंधित है, तो क्यूआर कोड अगर वो स्मार्टफोन से ड्रॉ करेगा शिक्षक, तो उससे संबंधित सामग्री उसे और मिल जाएगी पढ़ाने के लिए। और शिक्षकों में क्यूआर कोड इस्तेमाल करने की एक बहुत होड़ लगी हुई है और अधिकांशता जैसे 70% के आसपास तो हम लोगों को डेटा मिल रहा है कि लोग इससे प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है ये इससे ज्यादा भी हो क्योंकि अभी हमने ये नेटवर्क प्रयोग नहीं किया है। तो मैं ये कह रही हूँ कि तकनीकी पूरी तरह से परिषदीय विद्यालयों में आ चुकी है। डिपार्टमेंट भी तकनीकी का पूरी तरह से प्रयोग कर रहा है और उससे काफी सफल सूचनाएं जो हमारे पास हैं वो बहुत ही तेजी से आ जाती हैं। जो एक बात आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से संबंधित है
वो एक बार उन्हें लाना और ठहराने में कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता भी बहुत अड़े आती है। ठीक बात है। तो गुणवत्ता के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में ग्रेडेड लर्निंग का एक कार्यक्रम इस वर्ष जून माह से शुरुआत किया गया था, जून 2018 से। उसके भी काफी परिणाम नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा जो असर की रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों से बहुत आगे निकल चुका है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर और सुनहरे भविष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, एक्चुअली उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं, जो परिषदीय विद्यालय हैं, वो बदल रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और यही नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितने ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्कूलों में कामों को बहुत कंपलसरी किया और उन्होंने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग, शौचालय, पेयजल, उनकी लॉकिंग टाइल्स एटसेट्रा उन्हें पूरी तरह से सौंदर्यीकृत करने के लिए एक ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत ये कवर किया गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक तरफ स्कूल सुंदर हो रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है और शारदा कार्यक्रम इसमें एक जादू की तरह काम करेगा कि सारे बच्चे स्कूल आएंगे और उनके ठहराव के लिए ये सत्र निश्चित रूप से एक उदाहरण की तरह साबित होएगा। तकनीक के इस्तेमाल का सबूत ये भी है कि आप जब पोर्टल के जरिए आपने पोर्टल बनाया बकायदा और उस पर अगर सारी चीजें फीड हो रही है, सारी जानकारियां आ रही हैं, तो एक पारदर्शिता भी दिखाई पड़ रही है। खालिद जी, समय कमी है तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो बात है अब तक दिखाई पड़ रही है, कुल मिलाकर समझ में आया कि गरीबी एक मेन कारण होता है, मजबूरी होती है, ये सब कारण होते हैं जो बच्चे ड्रॉप आउट। आप ऐसा क्या कुछ कर पा रहे हैं या कर रहे हैं जिससे ये बच्चे स्कूल आएं? तो क्या उन्हें पाठ्य पुस्तकें दे रहे हैं या ऐसी कोई चीज हो जिससे उनका ठहराव सुनिश्चित हो सके, जिसका जिक्र अभी ललिता जी कर रही थी? देखिए, पाठ्य पुस्तक तो सरकार देती है हर साल। जो हमारा एनजीओस का काम है वो ज़्यादातर जो कन्वर्जेंस की जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है या बच्चा किसी काम में इन्वॉल्व है या बच्चे कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या ढाबे में काम कर रहे हैं, तो जैसे हम बता रहे थे, या बाल मजदूरी में है, तो बच्चों को जो लेबर विभाग की, श्रम विभाग की योजनाएं हैं, समाज कल्याण की विभाग योजनाएं हैं, मुस्लिम बच्चों की अभी बात हो रही थी, दलित बच्चों की बात हो रही थी। जो बच्चे उन्हीं समुदाय के ज्यादा आउट ऑफ स्कूल हैं, चाहे वो दलित कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, या फिर डीएनटी कम्युनिटी है, या घुमंतु परिवार हैं, या फिर पलायन से ग्रसित बच्चे हैं, पलायन से अफेक्टेड बच्चे हैं, तो ऐसे ही कुछ सेक्शन हैं। तो उसको लेके हम टारगेटेड, हमारा प्लान है कि ये सारे बच्चों को जो दूसरे विभाग की जो योजनाएं हैं, जैसे वो चाहे वो श्रम विभाग है, चाहे वो माइनॉरिटी का विभाग है, चाहे वो समाज कल्याण का विभाग है, उन सारे विभागों की योजनाओं से उनको लिंक किया जाए, जिससे उनको जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाया जा सके। जो बच्चे वो कमा रहे हैं, अगर बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं तो वो बच्चे अगर कुछ कमा रहे हैं तो वो उनको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो बच्चा स्कूल जाने लगेगा। तो ये एक मैं ये एड ऑन करना चाहूंगी कि परिषदीय स्कूलों में जो बच्चे आते हैं उनको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क मिलती है और उन्हें यूनिफॉर्म निःशुल्क मिलती है। उसके साथ स्वेटर दिया जाता है, जूता दिया जाता है, 2 जोड़ी मोजे दिए जाते हैं। ये सारी चीजें बच्चों को बहुत समय से उपलब्ध कराई जाती हैं। यही कुछ हम जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है कि आखिर बच्चा अगर स्कूल आए तो उसे कम से कम स्कूल आने की, क्योंकि लालच की बात अभी खुद इन्होंने कही थी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, दूसरा जो हमारा मुख्य ध्येय है कि जो एसएमसी है, स्कूल में एसएमसी का बहुत बड़ी भूमिका है कि अगर एसएमसी जागरूक है, अभी भी उत्तर प्रदेश में हर जिले में अगर हम देखें तो 10, 12, 15 स्कूल बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है, सारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो जहां पे एसएमसी अच्छा काम कर रही है, पंचायत अच्छा काम कर रही है। और अभी पिछले 15वें वित्त आयोग के बाद पंचायतों को यह अधिकार दे दिए गए हैं कि स्कूल में अगर किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या किसी तरह का कमी है तो वो पंचायत के फंड से किया जा सकता है। तो इस एसएमसी और पंचायत अगर अच्छे से जागरूक हों और अच्छे से काम करें। और शारदा में एक और चीज है कि इसमें पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी बनाया जा रहा है, जो पेरेंट्स का एक एसोसिएशन बनाया जा रहा है, जो हर तिमाही में उनकी मीटिंग होगी और जहां जहां बच्चे, अगर जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको चिन्हांकन करके तो उनके माँ बाप को जागरूक किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा, जिससे बच्चे स्कूल रेगुलर आ सके। तो एसएमसी, पंचायत और समुदाय मिलके स्कूल को बेहतर बनाने के लिए
काम अगर करेगा तो वो सारे बच्चे समुदाय स्कूल आ मिलकर सकते काम हैं। करेगा। जी। अब यही सवाल आपके पास लेके आते हैं ऋत्विक जी, समय बहुत ही कम है, संक्षेप में बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये जन सहभागिता जो है, ये जन सहभागिता अगर है तो इसके बढ़ने से शिक्षा की अहमियत ज्यादा बढ़ रही है, जो जिस मजबूरी का जिक्र आप शुरू से कर रहे हैं वो अब कम हो रही है और ज्यादा लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें? मैं कहूंगा कि कुछ स्टेप्स लिया गया है। हाँ। इसका असर दिखना अभी बाकी है। हाँ। देखिए क्या है कि हम बोलते तो हैं और जानते भी हैं और देखे भी है, जैसे खालिद भाई बोल रहे हैं कि जो स्कूल अच्छा कर रहे हैं वहां पर समुदाय बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब समुदाय पार्टिसिपेशन कर सकती है। बात यह है कि हमारे टीचर्स, हमारे हेडमास्टर्स कैसे एसएमसी का गठन कर रहे हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग, जैसे इस बार पहले बार करा जा रहा है पूरा भारत में, कहीं पर ये नहीं होता है। उत्तर प्रदेश ने डिसीजन लिया है एसएमसी का ट्रेनिंग स्कूल में करेंगे, ना कि एनपीआरसी या बीआरसी में होगा। तो इसका एक असर रहेगा कि स्कूल के अंदर सारे 11 मेंबर को ट्रेनिंग दिया जाए। 2 बार सर्वे अभी दूसरे राज्यों ने फॉलो करने वाला है, क्योंकि 2 बार सर्वे होने से जो है हमारा बहुत अच्छा तरीके से एक बच्चे को पकड़ पाएंगे। तीसरा, डिजिटाइजेशन के अलावा पूरा प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया। बहुत सिंपल सा 12 कॉलम का फॉर्मेट, जो डेटा हमें चाहिए बच्चों के लिए बस उतना ही लिया जा रहा है, बाकी फालतू नहीं लिया जा रहा है। ब्लॉक में एक सॉफ्टवेयर दिया गया है और वो काफी सिक्योर सॉफ्टवेयर है और ब्लॉक में सॉफ्टवेयर में उस डेटा एंट्री किया जा रहा है और फिर ब्लॉक के ऊपर से लेके डायरेक्टर बेसिक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन सब लोग अपने कंप्यूटर से पूरा चीज को मॉनिटर कर सकते हैं और ये एक प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं कहूंगा कि एसएमसी की जिसका बात खालिद भाई बार बार कर रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए जो जो कदम उठाना है शासन की तरफ से उठाया गया है। अब गांव के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर हमें उसको उठाना है और ये निश्चित करना है कि हर एक एसएमसी मजबूत हो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बहुत सारी बातें जो आप लोगों ने बताई आज हमें भी साफ हो गया, काफी चीजें क्लियर हो गई। उम्मीद है दर्शकों को भी क्लियर होगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये भी बात जरूरी है समझने की, एकदम आखिरी में आपको बताना चाहेंगे कि हम नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। जाहिर है यहां हर उस चीज को हम चाहेंगे जो एक विकसित राज्य में होनी चाहिए। मेट्रो, आधुनिक तकनीक, डिजिटल क्रांति, रोड्स, हाईवे, ये सब तो अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर सोचिए कि अगर कुछ बच्चे स्कूल जाने से छूट जाएं या कुछ बच्चे अनपढ़ रह जाएं या कुछ बच्चे स्कूल की शक्ल ही ना देख पाएं तो कितना वो खराब लगेगा, कैसा वो सोचने में लगेगा। शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए शारदा अभियान चल रहा है और इस अभियान की सफलता लेकिन तभी है जब हम सब मिलकर इसमें सहभागिता करेंगे। तो फिलहाल दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।